गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया मस्त। आज का तो कैसे हैं आप लोग? सेशन रहेगा इंडेस 105 पे, राइट? आई होप आपको सबको अच्छे से आवाज आ रही होगी, राइट? स्टार्ट करते सेशन। इंडेस 105 का सेशन स्टार्ट करते। दिस इज द लास्ट स्टैंडर्ड अंडर असेट बेस्ड स्टैंडर्ड। जो असेट बेस्ड स्टैंडर्ड की कैटेगरी है उसका ये लास्ट स्टैंडर्ड है और इसके बाद हम कुछ दिन का ब्रेक लेने वाले हैं। मतलब आज का जो सेशन रहेगा ये इंडेस 105 का रहेगा और इसके बाद का जो सेशन रहेगा जो हम इंडेस 19 पर लेने वाले हैं लाइबिलिटी बेस्ड। बीच में मैं कुछ दिन का ब्रेक रखूंगा। मैं मतलब कल परसों नरसों मतलब 4 से 5 दिन लगभग मैं सेशन नहीं लूंगा, राइट? उसके बाद मैं सेशन को रिज्यूम करूंगा, लाइव सेशन को रिज्यूम करूंगा फ्रॉम इंडेस 19 ऑनवर्ड्स। ठीक है, अच्छा। गुड इवनिंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से। सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आप आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, राइट? और मैं इन चीज़ों को कंसीडर करके चलता हूं कि मान लीजिए अगर सपोज आप लाइव नहीं ले पा रहे हो क्लास, सपोज उस टाइम पे आप लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हो किसी वजह से, सो मैं ये चीज़ें कंसीडर करके चलता हूं। इनिशियली आई वॉज वेरी मच स्ट्रिक्ट कि सेशन खत्म हुआ और 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने प्राइवेट कर दिया, बट नाउ इट्स नॉट लाइक दैट। आपको मिनिमम, जैसे अभी ये लेक्चर हो रहा है तो मिनिमम कल सुबह 9 बजे तक आपको टाइम दिया जाएगा। मैं पहले से ही प्री इंटीमेट कर रहा हूं कि मैं मिनिमम कल सुबह 9 बजे तक आपको टाइम डेफिनेटली दूंगा ताकि आप लेक्चर बाद में देख सकें, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेस 105। मैंने आपको बोला कि ये लास्ट स्टैंडर्ड है असेट बेस्ड इंडेस का। अभी तक हम अगर हम असेट बेस्ड इंडेस की बात करें तो 4 मेन स्टैंडर्ड्स जैसे पीपीई, इंटेंजिबल असेट्स, इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ चुके। उसके बाद उनके ऊपर हमने बोरोइंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट पढ़ा 5वां। फिर 6th हमने उनके ऊपर इंपेयरमेंट की चीजें पढ़ ली कि अगर मान लो बैलेंस शीट डेट पर हमें इंपेयरमेंट करना पड़े जो कि ऑब्वियसली इंटेंजिबल असेट का नहीं होगा, सॉरी इन्वेंट्री का नहीं होगा, तो उनका इंपेयरमेंट हमने पढ़ लिया। अब हम एक ऐसे पड़ाव पे आ चुके हैं, समझने की बात है कि अब आपकी एसेट पुरानी हो चुकी है। आप यूं समझो कि अब आप अपनी एसेट को शायद रिप्लेस करने वाले हो या आपने शायद न्यू एसेट खरीद भी ली होगी, पर जो आपकी एग्जिस्टिंग एसेट है वो अब आपकी एसेट आपके बिजनेस में एज सच काम नहीं आ रही और आपको ऐसा लग रहा है कि बेटर होगा कि मैं अपनी एसेट को बेच दूं क्योंकि बेचने से मुझे फायदा ज्यादा होगा बजाय अपनी एसेट को बिजनेस में यूज करने से। तो आपकी कोई नॉन करंट एसेट है जैसे पीपीई, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जैसे इंटेंजिबल असेट है, आपकी कोई भी नॉन करंट असेट है, इन्वेंट्री नहीं आएगी। जहां लगता है कि इस असेट को मुझे बेच देना सही रहेगा बजाय उसको यूज करने से मुझे जितने फायदे होने चाहिए उससे ज्यादा फायदे मुझे बेच के होंगे। और दूसरा, इसी स्टैंडर्ड में हम एक और बात पढ़ने वाले हैं, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। मतलब इस स्टैंडर्ड में 2 बातें अलग अलग हैं, एक नॉन करंट असेट्स हेल्ड फॉर सेल और दूसरा, दिस इज नंबर 1 एंड नंबर 2 इज डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का मतलब ये कि अगर मान लीजिए एंटिटी ने करंट ईयर में कोई पर्टिकुलर सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर लिया, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर लिया या किसी पर्टिकुलर ब्रांच को डिसकंटिन्यू कर लिया, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को डिसकंटिन्यू कर लिया, जो एक सेपरेट ऑपरेशन की तरह देखा जा रहा था, उसके सेपरेट असेट्स थे, उसके सेपरेट लायबिलिटीज थे, उसकी सेपरेट प्रॉफिटेबिलिटी थी, लाइक ब्रांच, लाइक सब्सिडरी, लाइक मेरे सपोज अलग अलग सेगमेंट ऑफ बिजनेस है, मैंने एक सेगमेंट को क्लोज डाउन कर लिया, सो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। एंड इन दैट केस उस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को हमें किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो हमें सीखने को मिलेगा इस इंडेस 105 में। इंडेस 105 और इज ऑल अबाउट मेजरमेंट एंड प्रेजेंटेशन बेस्ड इंडेस।
अब आप बोलोगे सर मेजरमेंट मतलब जब किसी नॉन करंट असेट्स को आप हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डाल दोगे तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा, और किसी ऑपरेशन को आप डिसकंटिन्यू कर दोगे तो उसका मेजरमेंट कैसे होगा, और इसके अलावा इन दोनों का बैलेंस शीट में P&L में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो ये बात उसके बारे में बताता है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करने से पहले, अभी तक तो मैंने ऐसा स्टार्ट अभी आपके सामने किया नहीं, स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू डिसेबल द चैट, राइट, आई वुड लाइक टू डिसेबल द चैट को मैं थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देता हूं। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, तो हो सकता है मैं पूरा का पूरा स्टैंडर्ड एक एट वंस पूरा पहले कवर अप कर लूं, फिर मैं आपकी चैट इनेबल करूं, या फिर अगर मुझे लगता है बीच में तो मैं चैट इनेबल कर दूंगा, जैसा भी रहा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन। मैं अपने सामने स्क्रीन लेके आ जाऊं। ओके, ना इस स्टैंडर्ड को मैंने आपको बोला कि हमें इस स्टैंडर्ड को दो कैटेगरीज में पढ़ना है। हमें इस स्टैंडर्ड को दो कैटेगरीज में पढ़ना है। पहला हम पढ़ेंगे नॉन करंट असेट हेल्ड फॉर सेल, और दूसरा डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। चलिए पहला हम पढ़ते हैं। सबसे पहले व्हेन टू क्लासिफाई एन असेट एज हेल्ड फॉर सेल। किसी भी असेट को हेल्ड फॉर सेल कब बोलेंगे, जैसे पीपीई, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, जैसे इंटेंजिबल असेट, इनको हेल्ड फॉर सेल कब बोलेंगे। क्यों मैं ऐसा हेल्ड फॉर सेल वर्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पीपी की डेफिनेशन में हेल्ड फॉर यूज था, इंटेंजिबल में भी हेल्ड फॉर यूज था, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में था कि ओनर या लेसी उसको होल्ड करके बैठा है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर रेंटल और फॉर बोथ। मतलब कहीं से भी यहां पर सॉरी, कहीं से भी यहां पर बेचने का इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। बट अब यहां पर बोला गया है कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि जब इंटेंशन हो जाए बेचने का, तो ये किसी भी असेट को जब बेचने का इंटेंशन हो जाए तो हमें कब उसको एज अ हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डालना चाहिए। ये हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डालने का मतलब ये हुआ कि अब मैं बैलेंस शीट में उस असेट को सेपरेटली दिखाऊंगा। अगर मैं किसी असेट को हेल्ड फॉर सेल बता रहा हूं तो मैं उसको अदर असेट से बिल्कुल ही अलग दिखाऊंगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस असेट को मैं मेजरमेंट भी उस अलग तरीके से करूंगा, उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाऊंगा। अभी तक मैंने चार्ट में से पढ़ाना शुरू नहीं किया, बट ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि एक बार किसी असेट को अगर आपने एक कैटेगरी में डाल दिया, हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डाल दिया, तो उस असेट को आप बाकी असेट्स से अलग दिखाते हो, प्रेजेंटेशन उसका अलग दिखाएगा। ठीक है ना? दूसरी बात, उस असेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हो, क्योंकि उस असेट का जो मेजरमेंट क्राइटेरिया होगा वो इंड AS 105 बताएगा आपको। तो यहां पर वो बोला गया है कि when to classify an asset as held for sale। आज पता नहीं क्या हो गया, वेट अ मिनट। ओके, सिस्टम को कुछ हो गया है गाइस। 2 मिनट का मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए प्लीज, कुछ गड़बड़ दिख रही है। दो मिनट रुक जाइए प्लीज, कुछ गड़बड़ दिख रही है। एक्चुअली सिस्टम वगैरह कुछ हैंग हो गया था। तब तक मैं आप लोगों से अगर कुछ बात करना चाहूँ तो मैं लाइव चैट को इनेबल कर देता हूँ। आप अगर मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हो, डाउट होना चाहिए, फालतू का ये नहीं होना चाहिए कि सर लेक्चर को प्राइवेट किया था पब्लिक कर दो। ऐसी बातें ना मुझसे मत करना अभी फिलहाल।
जब तक हम स्टार्ट करें सेशन, आप चाहो तो मुझसे कुछ पूछना चाहो, डाउट वगैरह तो पूछ सकते हो। टॉप डाउन वाला पार्ट एक बार फिर से समझा दो। इंडिया 36 में सिनर्जी इफेक्ट में डाउट है। अच्छा, मधु चौधरी, जरूरी नहीं बेटा कि आपका प्रेजेंटेशन जो हो एफआर में जो स्टडी मैट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका प्रेजेंटेशन हो, ये जरूरी नहीं है। हाँ, कोशिश करके वैसा हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ऐसी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडेस 113 मैं प्रोबेबली शायद नहीं लूंगा क्योंकि उसका चार्ट मैंने अभी बनाया नहीं है। यस, जो चार्ट बुक परचेस कर रहा है करेगा आगे चल के, या फिर आपने अगर रेगुलर क्लासेस ली हुई हैं, फास्ट ट्रैक या बूस्टर ली हुई, तो उनका उन बच्चों को ये चार्ट रिविजन्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। टॉप डाउन बॉटम अप, बेटा पहले हमेशा बॉटम अप अप्रोच लगाई जाती है इंडेस 36 में। बॉटम अप अप्रोच लगाने का इंटेंशन ये होता है कि आपकी कॉर्पोरेट असेट अलोकेबल है, बट अगर आपकी कॉर्पोरेट असेट अलोकेबल नहीं है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार थोड़ी देर के लिए इस कॉर्पोरेट असेट को भूल जाते हैं, छोड़ दो। उस कॉर्पोरेट असेट जो अलोकेबल नहीं है उसको छोड़कर हम बाकी का सीजीयू जितने भी हैं इंपेयरमेंट कर लेते हैं। इंपेयरमेंट करने के बाद उन सबका रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट में वो जो अनअलोकेबल कॉर्पोरेट असेट थी उसको जोड़ देते हैं। अब से आपकी टॉप डाउन अप्रोच शुरू हो गई है, आप उसको जोड़ देते हो तो आपका टोटल, आप सभी सीजीयूज का रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट निकाल लेते हो, उसमें अनअलोकेबल असेट्स को जोड़ देते हो, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कैरिंग अमाउंट आ जाता है। आप उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कैरिंग अमाउंट को पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हो। इसका मतलब है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं आज बेच दूं, वैल्यू इन यूज क्या होगा, फेयर वैल्यू क्या होगा, वगैरह वगैरह, तो उसका रिकवरेबल अमाउंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कंपेयर करते हो। अगर स्टिल रिकवरेबल अमाउंट आपके रिवाइज कैरिंग अमाउंट से नीचे है तो जो भी डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस विल बी अगेन द इंपेयरमेंट लॉस, बट वो इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ और सिर्फ अनअलोकेबल असेट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, और टॉप डाउन अप्रोच सिर्फ कॉर्पोरेट असेट में चलता है, सिर्फ कॉर्पोरेट असेट में चलता है, राइट। सिनर्जी इफेक्ट सिनर्जी इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मैंने सिनर्जी इफेक्ट पर आपको एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी दिया था पिछले चार्ट रिवीजन में, इतना सब मस्त एग्जांपल दिया था। वो कहते हैं ना 2 + 2 4 नहीं होता, 2 + 2 22 होते हैं। क्योंकि सीधी बात है, जब आप एक टीम में काम करते हो तो आपकी शक्तियां भी बढ़ जाती है, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ने लगती है। तो इट इज कहीं ना कहीं इट इज कॉल्ड सिनर्जी इफेक्ट। यूं समझो कि अगर मैं किसी बिजनेस को टेक ओवर कर रहा हूं, तो हो सकता है उस बिजनेस को टेक ओवर करने की वजह से मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगे। इसको कहते हैं सिनर्जी इफेक्ट, राइट। इसको कहते हैं सिनर्जी इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड सिनर्जी इफेक्ट। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। अपन लाइव चैट को डिसेबल कर लेते हैं। तो यहां लिखा है कि किसी भी असेट को आप हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कब करोगे? व्हेन द कैरिंग अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड थ्रू सेल रादर देन थ्रू कंटिन्यूइंग यूज। यही मैं आपको समझा रहा था कि जिस मोमेंट पर एंटिटी को यह लगने लगे कि कैरिंग अमाउंट, जो असेट का कैरिंग अमाउंट है,
कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, जिस वैल्यू पर आपकी असेट बैलेंस शीट में दिख रही है। अब ऑब्वियसली किसी भी असेट को आप बैलेंस शीट पे दिखाते हो तो आपका इंटेंशन क्या होता है, जो भी अमाउंट असेट का बैलेंस शीट में दिखता है, लायबिलिटी का बैलेंस शीट में दिखता है, इसका मतलब क्या होता है, वो लायबिलिटी का अमाउंट मुझे पे करना है और वो असेट का अमाउंट मुझे रिकवर करना है। कोई भी असेट बैलेंस शीट में क्यों आती है, क्योंकि उतने से मुझे बेनिफिट मिलेगा। अब कोई असेट आपकी कैरिंग अमाउंट की दिख रही, कि कोई भी कैरिंग अमाउंट है, कोई भी बुक वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिख रही है, आपको क्या लग रहा है, आप बैलेंस शीट में क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि आप उतने अमाउंट से बेनिफिट रिकवर करना चाहते हो उस असेट का। पर यहां पर आपको लग रहा है कि यार मुझे बेनिफिट तो मिलेगा, बट वो बेनिफिट मुझे सेल करने से मिल जाएगा, शायद यूज करने से वो मुझे बेनिफिट ना मिले, शायद यूज करने से वो मुझे बेनिफिट ना मिले। उसी को यहां पर कहा गया है कि अगर मैनेजमेंट को ये लगने लगे कि कैरिंग अमाउंट वो रिकवर कर लेगा फ्रॉम सेल रादर देन फ्रॉम यूज, देन यहां पर मैनेजमेंट अपनी असेट को हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कर सकता है। अब ये लगने के लिए कि भाई मुझे कैरिंग अमाउंट मेरा रिकवर हो जाएगा बाय सेल, ये लगने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, ये लगने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। पहला, असेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। अब मैं सोच रहा हूं कि यार मैं अपनी असेट को बेचूंगा तो मेरा कैरिंग अमाउंट रिकवर हो जाएगा, क्या बेचने लायक असेट है? ऐसा तो नहीं कि उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, पहले उसके ऊपर रिनोवेशन करना पड़ेगा, पहले उसको पहले रिपेयर करना पड़ेगा फिर ही बिकेगी। क्या वो आज सेल कंडीशन में है? अगर तेरी असेट आज सेल कंडीशन में नहीं है, असेट इज नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, देन ऑल्सो यू आर थिंकिंग लाइक कि नहीं मैं तो बेच दूंगा, मुझे बेचने से ज्यादा फायदा होगा, तो तू पहले उसको प्रेजेंट सेल कंडीशन में लेके आ, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद तू इंडियस 105 लगाना, पहले तू उसको उसकी कंडीशन में लेके आ। तो असेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर सेल, इमीडिएट सेल एट इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। ठीक है। दूसरी बात, सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल मतलब मुझे लगता है कि सेल आराम से हो जाएगी, सेल होने के फुल चांसेस है। मैं 100% तो नहीं कह रहा हूं, क्योंकि हाईली प्रोबेबल में 100% नहीं आता, पर हाईली प्रोबेबल में ये आता है कि मोर देन 75-80% चांसेस है, मोर देन 75 to 80% चांसेस हैं कि मेरी असेट सेल हो जाएगी। अब ये सेल इज हाईली प्रोबेबल के लिए इंड एएस ने कुछ कंडीशंस आपके सामने रखी हैं, इंड एएस ने कुछ कंडीशंस आपके सामने रखी हैं। उन्होंने बोला नंबर 1, 2, 3, 4, 5, उन्होंने बोला कि भाई ये 5 कंडीशन अगर फुलफिल होती है, ठीक है ना, आपकी 5 कंडीशन फुलफिल होती हैं, पांचों की पांचों, तो आप मान सकते हो कि योर सेल इज हाईली प्रोबेबल। आपको लगता है कि जो सेल हो जाएगा वो कैसे लगेगा, उसके लिए आपकी 5 कंडीशन होनी चाहिए। मैनेजमेंट इज कमिटेड टू प्लान टू सेल द असेट। बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है, आपने भी ऑडिट्स वगैरह किए होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो वहां बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर मान लीजिए कहीं किसी एसेट को मुझे बेचना है तो उसके लिए स्पेशली रिजोल्यूशन पास होता है, उसके लिए रिजोल्यूशन पास किया जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज कमिटेड? डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया गया होगा, उसका रिजोल्यूशन पास कर लिया होगा। तो अगर हाँ रिजोल्यूशन पास कर लिया गया है तो पहली कंडीशन दिख रही है कि मैनेजमेंट इज कमिटेड टू प्लान टू सेल द असेट। मतलब मैनेजमेंट का कमिटमेंट आपको कैसे दिखेगा? मैनेजमेंट का कमिटमेंट देखने के लिए आपको ऑब्वियसली ये चेक करना पड़ेगा कि कोई रिजोल्यूशन तो पास नहीं हुआ है, कोई मीटिंग्स तो कंडक्ट नहीं हुई थी, आप मीटिंग के मिनट्स चेक कर लो। तो मतलब बेसिकली मैं यहाँ पर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, बट एटलीस्ट फॉर टू मेक श्योर कि मैनेजमेंट उसके लिए कमिटमेंट है कि नहीं है। भाई मैनेजमेंट आज उसको बैलेंस शीट में दिखा रही है, किस वैल्यू पे? हेल्ड फॉर सेल पे दिखाना चाहती है, पर उसके लिए क्या मैनेजमेंट कमिटेड है? तो आपको पहले मैनेजमेंट कमिटमेंट मतलब टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन कर लिया है कि नहीं कर लिया ये। दूसरा, एक्टिव प्रोग्राम टू फाइंड अ बायर हैज बीन इनिशिएटेड। एडवर्टीजमेंट आपने कुछ दिया, आपने कुछ टेंडर इशू किया असेट बेचने के लिए, या टेंडर इशू करने का कुछ ना कुछ आपने रिक्वायरमेंट स्टार्ट कर लिया कि नहीं, कुछ पब्लिश किया कि नहीं न्यूज़पेपर में, एडवर्टीजमेंट दिया कि नहीं, कुछ ना कुछ तो आपने किसी एक्टिव बायर को ढूंढने के लिए क्या ऐसा काम किया। तीसरा, देयर इज अ एक्टिव मार्केट फॉर असेट वेयर इट इज रीजनेबली सोल्ड एट द करंट फेयर वैल्यू। आपको पता है कि आज आपकी असेट अगर आप बेचने जाओगे तो उसका एक एक्टिव मार्केट है, जिस मार्केट से आप उसकी आज की करंट फेयर वैल्यू निकलवा लोगे। मतलब आप आराम से उस असेट को कि उसकी फेयर वैल्यू, उसकी आज की फेयर वैल्यू पे आराम से सेल कर लोगे। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी असेट को, नॉन करंट असेट को आप हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई कब करोगे? जब मैनेजमेंट थिंक्स या व्हेन
द कैरिंग अमाउंट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर फ्रॉम सेल रादर देन फ्रॉम यूज। नाउ व्हेन इट इज सच कंडीशन अराइज, ये कब लगेगा? जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाए। फर्स्ट, असेट मस्ट बी अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल, दूसरा इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन, दूसरा सेल इज हाईली प्रोबेबल। सेल इज हाईली प्रोबेबल के लिए तीन कंडीशन, पहला मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना दिखना चाहिए, दूसरा एक्टिव बायर ढूंढने के लिए आपने कोई ना कोई एक्टिव प्रोग्राम कर लिया है, कोई ना कोई बायर ढूंढने के लिए आपने कोई ना कोई प्रोग्राम इनिशिएट कर लिया है, कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह दे दिए, ठीक है ना, और तीसरा एक्टिव मार्केट उसका है क्या कोई, जहां से आप उसकी फेयर वैल्यू रिकवर कर सको, चौथा सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बट आगे चल के मैं इस कंडीशन के बारे में कुछ एक और बात करूंगा आगे चल के। तो आपको लगता है कि आप विद इन 12 मंथ्स आराम से सेल कर लोगे एसेट को। और लास्ट, सिग्निफिकेंट चेंजेस और विड्रॉवल फ्रॉम द प्लान आर अनलाइकली, मतलब आपने आज ठान लिया है कि आप बेचोगे ही बेचोगे, मतलब आगे चल के ऐसा नहीं होगा कि आप मुकर जाओ। मुकरने के चांसेस नहीं है, पीछे मुड़ने के चांसेस नहीं है, रिवर्स होने के चांसेस नहीं है। आपको पता है कि आपने जो डिसीजन ले लिया है, मैनेजमेंट ने जो डिसीजन ले लिया है, अब सेल होके रहेगी एसेट, मुकरने के चांसेस नहीं है। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस और विड्रॉवल फ्रॉम प्लान आर अनलाइकली। मींस देयर आर नो चांस कि हम स्टेप बैक कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको यहां पर बोला गया है कि अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो आप अपनी एसेट को हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डाल सकते हो। हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डालने का मतलब क्या हुआ? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें जब हम पीपीई का शेड्यूल बनाएंगे, नोट बनाएंगे, उसमें नॉर्मली सारी एसेट्स को हम एक ही जगह पर दिखाते हैं, बट जब हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी होगी तो उसको बिल्कुल अलग ही हेड में दिखाएंगे, हेल्ड फॉर सेल, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं अपन सेकेंड पॉइंट पे, हाउ टू अकाउंट फॉर सच असेट। किसी असेट को जब आप हेल्ड फॉर सेल बुलाते हो तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हो? सिंपली बात है, जैसे ही वो असेट आपकी हेल्ड फॉर सेल हो गई, ये पॉइंट मैंने आपको इंड एस 16 में और इंड एस 40 में भी पढ़ाया था कि जैसे ही आपकी असेट हेल्ड फॉर सेल हो गई, आप अपनी असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन चार्ज करना बंद कर देते हो। अब आप अपनी असेट को डेप्रिशिएट नहीं करोगे, बल्कि अब आप अपनी असेट को वैल्यू करोगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर। मान लीजिए आज उसकी कैरिंग अमाउंट, मतलब जिस दिन आपने डिसाइड किया आज उसकी कैरिंग अमाउंट है 10 लाख रुपए, आज उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 9 लाख रुपए, तो आप 9 लाख पे दिखाओगे एसेट को और 1 लाख रुपए चार्ज करोगे पी&एल में, राइट। अब बच्चे पूछेंगे सर पी&एल में करेंगे क्या? मान लीजिए इसका रिवोल्यूशन सरप्लस हमारे पास ऑलरेडी रखा हुआ है, तो आप पहले रिवोल्यूशन सरप्लस में करोगे, फिर आप पी&एल में करोगे। सिंपली याद रखना, यहां पर विच एवर इज लोअर है, विच एवर इज हायर नहीं है। तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होने वाला है, गेन तभी होगा जब अगले साल सब्सिक्वेंट ईयर इसकी फेयर वैल्यू वापस से बढ़ जाती है, बट ओरिजिनल कैरिंग से कम ही रहती है। जैसे फर्स्ट ईयर में ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट थी आपकी 10 लाख, कैरिंग अमाउंट 10 लाख थी ओरिजिनली, और उसकी फेयर वैल्यू थी 9 लाख, आपने उसको 9 लाख पे रिकॉर्ड किया। सेकंड ईयर में मान लीजिए फेयर वैल्यू हो गई 9.5 लाख, 9,50,000, फेयर वैल्यू बिकम्स 9,50,000, बट द ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट स्टिल इज 1 लाख। नाउ यू कैन इंक्रीज द असेट बाय 50,000 एंड द गेन विल बी देयर, ठीक है। चलिए, सो सिंपल है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज टू मेजर दिस काइंड ऑफ असेट एट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग अमाउंट, राइट। चलिए, सो बेटा ये 2 पॉइंट्स आपको सिंपली समझ में आ गए होंगे कि ऐसे 2 पॉइंट्स में आपको क्या करने का है। अच्छा, अब दूसरा, मैं बीच वाला पॉइंट 2 मिनट के लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूं, बीच वाला पॉइंट 2 मिनट के लिए पेंडिंग छोड़ रहा हूं, चौथे वाले पॉइंट पे आ रहा हूं, चेंज इन प्लान टू सेल द असेट। क्या आगे चल के कभी ऐसा हो सकता है क्या कि सपोज, क्योंकि हमने क्या बोला था कि विद इन 12 मंथ्स हम असेट को बेच देंगे, तभी तो माना जाएगा सेल इज हाईली प्रोबेबल। सपोज आप विद इन 12 मंथ में सेल नहीं कर पाए, मैं अभी इस पे नहीं आया हूं, सपोज आप विद इन 12 मंथ सेल नहीं कर पाए, बाकी स्टिल यू आर डिटरमाइंड, सपोज you are not able to sell in within 12 months, but still you are having clear intention that you are going to sell it, तो क्या करना चाहिए? इंडियस कहता है कोई बात नहीं, वैसे तो ओरिजिनली 12 मंथ बोला गया था, बट स्टिल अगर 12 मंथ आपका एक्सपायर हो चुका है, बट आपका इंटेंशन अभी भी क्लियर है कि आप उसको बेचना चाहते हो, तो आप उसको कंटिन्यूअसली हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में दिखा सकते हो, जब तक आप बेच नहीं देते, जब तक आप सेल नहीं कर देते। जब सेल कर दोगे तो उसका प्रॉफिट लॉस आप पी&एल में डाल दोगे। नाउ आगे चल के ये पॉसिबिलिटीज है क्या कि आगे चल के आप स्टेप बैक हो गए, स्टेप आउट हो गए, मतलब कि नो 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 नो, नाउ आई डोंट वांट टू सेल इट, नाउ आई डोंट वांट टू सेल इट। क्यों सर? अभी तक तो हमने नहीं बोला था ऐसा। यहां था ना सिग्निफिकेंट चेंजेस, यहां क्या लिखा था? सिग्निफिकेंट चेंजेस और विड्रॉवल फ्रॉम प्लान आर अनलाइकली, मतलब एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल आई वाज थिंकिंग दैट देयर इज नो चांस दैट
मैं अपना प्लान चेंज करूंगा, 100% आई एम गोइंग टू सेल इट। बट आगे चल के फ्यूचर में मार्केट कुछ ऐसा हो गया कि अब आपको लग रहा है कि नो यार, नॉट पॉसिबल, अब मैं इसको सेल नहीं करना चाहता हूं, मुझे कुछ ऑर्डर्स आ गए, मुझे कुछ ऐसे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ गए कि अब मुझे इस असेट की बल्कि यूज, अब मुझे यूटिलिटी है, मुझे इसकी जरूरत है, अब मैं इसको नहीं बेचने वाला हूं। तो ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसे केस में क्या करोगे? अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, अब मैं अपनी असेट को, जो जिस असेट को मैंने हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में डाला था, अब मैं उसको उस कैटेगरी से वापस से निकालना चाहता हूं, मैं उस कैटेगरी से वापस से निकाल के नॉर्मल कैटेगरी में डालना चाहता हूं। बच्चों आपको जान के बहुत खुशी होगी, इसको बोलेंगे यहां पर ट्रीटमेंट सेम वैसा करेंगे जैसा ट्रीटमेंट हम इंपेयरमेंट में करते थे, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट में। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था इंडिया 36 में कि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट जब होता है तो आप अपनी असेट को वापस से कौन सी वैल्यू पे लेके आते हो? वापस से लेके आते हो उस कैरिंग अमाउंट पे। अगर इंपेयरमेंट नहीं होता, नॉर्मली असेट को हम डेप्रिशिएट करते हुए आते, तो आज असेट कितने की दिखनी चाहिए थी, और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर, सेम टू सेम वही का वही फंडा है। रीमेजर द असेट एट लोअर ऑफ ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, had there been no classification as held for sale or and recoverable amount at the time of change, difference is transferred to P&L। now क्या, अगर मैं पहले कभी इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन नहीं करता तो मैं कंटिन्यूअसली डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता रहता, तो आज तक डेप्रिसिएशन चार्ज करने पर वैल्यू कितनी होती, मैं अपनी असेट को वापस से उस वैल्यू पे दिखाऊंगा, सब्जेक्ट टू द रिकवरेबल अमाउंट, मतलब पर वो रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में वापस से जब तुम अपनी असेट को रीमेजर करोगे बिकॉज ऑफ चेंज इन प्लान, इसको बोलेंगे रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। इट इज एज गुड एज रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, सेम एज रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, सेम एज रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, और जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका P&L में जाएगा। जैसा भी अपन ट्रीटमेंट इंपेयरमेंट रिवर्सल में करते थे वैसा का वैसा आपका ट्रीटमेंट जाएगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर हमने पूरा का पूरा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी को फिर से 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, पूरा का पूरा मेरे को सुनते जाइएगा। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कब मानी जाएगी? व्हेन द कैरिंग अमाउंट, व्हेन यू कैन रिकवर द कैरिंग अमाउंट बाय सेल, नॉट फ्रॉम यूज। नाउ when you will find out that you can recover it by sale, when 2 conditions must be satisfied. Such 2 conditions are: asset must be available for immediate sale at its present condition. Whether your asset is available for sale immediately, you can sell it or not. अगर तुम उस पर रिपेयर करवाना चाहते हो, रिनोवेशन करवाना चाहते हो, उसके बाद ही बिकेगी, दैट मीन्स योर असेट इज नॉट अवेलेबल फॉर रेडिली अवेलेबल फॉर सेल। सेकंड, द सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल। सेल मस्ट बी हाईली प्रोबेबल के लिए 5 कंडीशन होना जरूरी है। इस पे केस स्टडी आ सकती है। पहला, मैनेजमेंट कमिटमेंट, रिजोल्यूशन बोला मैंने। दूसरा, टू फाइंड आउट द बायर एक्टिव प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड, लाइक एडवर्टाइजमेंट, टेंडर वगैरह कुछ आपने किया हो। तीसरा, एक्टिव मार्केट आपने फाइंड आउट कर लिया हो, आपको पता है कि इसका एक्टिव मार्केट है जहां से आप इसकी फेयर वैल्यू को रिकवर कर सकते हो। चौथा, सेल मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर, आपको ऐसा लगता है। और 5वां, सिग्निफिकेंट विड्रॉवल फ्रॉम प्लान और चेंज इन प्लान इज हाईली अनलाइकली। ठीक है, अकाउंट फॉर क्या होगा? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। डिफरेंस कहां जाएगा? P&L में। अगले साल वापस से सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे होगा? वही सेम, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर फेयर वैल्यू आपकी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से ऊपर हो जाती है तो आप चाहो तो उसको वापस से सब्सिक्वेंटली P&L बुक कर सकते हो, डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज नहीं करोगे। उसके बाद लास्ट, चेंज इन प्लान टू सेल। आगे चल के हो सकता है आपका प्लान बदलता है, क्या करोगे? आपने हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन में डाला था, वहां से वापस निकाल के नॉर्मल क्लासिफिकेशन में ले जाओगे। उसके लिए आपको अपनी असेट की वैल्यू बदलनी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा? रिकवरेबल अमाउंट और सच कैरिंग अमाउंट had there been no classification of asset as held for sale। मतलब वो कैरिंग अमाउंट, जो कैरिंग अमाउंट नॉर्मली चलता आता आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, अगर आज तक हमने हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में नहीं डाला होता तो उस पे लेके आओगे। जो भी डिफरेंस आएगा, गेन लॉस आएगा, आप उसको P&L में ले जाओगे। दैट्स इट। ये आपका पॉइंट हो गया। एक पहला पार्ट इसका कवर अप हो गया। अब दूसरा पार्ट कवर अप करने से पहले आपके कुछ डाउट्स अगर 105 के रिस्पेक्ट में है तो मुझसे पूछ सकते हो।
Sir, in highly probable you told more than 75 to 80%, but you mentioned less than in chart book. Unintentional mistake. Sorry. एक्चुअली मैं हमेशा ना ये एरो में मतलब साइन में ना उलझ जाता हूं. सर इसमें तो परमानेंट डिफरेंस बन जाएगा ना, तो फ्यूचर में रिवर्स नहीं होगा बेटा. परमानेंट डिफरेंस नहीं होगा, भले आपका टैक्स बेस उतना ही है, आपने अपनी एसेट को गिरा दिया, बट वो परमानेंट डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि जब तुम अपनी एसेट को बेचोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ज्यादा मतलब तुम्हारा अल्टीमेटली कैपिटल गेन ज्यादा दिखेगा. तो टेक्निकली तुम्हारा ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये तुम्हारा टेम्पररी डिफरेंस है. यही मैं बता रहा था अक्षय की डीटीए रिटेल बनने के बिल्कुल चांसेस है. सर ओसीआई में क्यों नहीं जाता अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करे तो? बेटा यहां पर डाउनवर्ड हो रहा है ना. इंडिया 16 भी तो कहता है कि जब तुम रिवैल्यू करते हो डाउनवर्ड तो पी&एल में जाता है. इंडिया 36 भी कहता है कि जब तुम इंपेयरमेंट करते हो तो पी&एल में जाता है. वैसे ये भी कह रहा है कि तुम इसको डाउन करोगे तो पी&एल में जाएगा सिंपली. कैलाश चावला, yes, there is a role of revaluation surplus. If you have already revaluation surplus, then you can write off the loss to revaluation surplus. सर ये जो माउस का इशू है, ये या तो राइट की प्रेस हो रखा है या वो मैं चेक कर लूंगा. वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ की प्रेस हो रखा है, इसीलिए कुछ हो रहा है. डोंट वरी, वो मैं देख लूंगा. इन इंडिया 36 रिवर्सल वॉज थ्रू रिवोल्यूशन सरप्लस फर्स्ट. यस डेफिनेटली, यहां पर भी ऐसा ही कुछ होगा. What about income that may arise from the asset that is held for sale? I mean treatment of the income during the period asset is under held for sale. No such special treatment. The income shall continuously be charged to P&L. Don't worry लवेश, income में कोई separate treatment नहीं होगा. Sir, if the asset is not sold within 1 year, then every year do we have to compare the original carrying amount with the new fair value less cost to sale? See, it is not like that. जनरली इन 99% सिचुएशंस आपकी असेट सेल हो जाती है विद इन 12 मंथ. अगर विद इन 12 मंथ नहीं भी हो रही है तो नेक्स्ट विद इन 12 मंथ हो जाएगी. ऐसा थोड़ी कि हम इसको गेम की तरह खेलते रहेंगे कि बस हर बार उसको सालों तक ये नहीं चलेगा. इट इज नॉट लाइक कि ये बहुत सालों तक ऐसे दिखती रहेगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं. मतलब फिर तो आपने जो ये जो 5 पॉइंट्स के जो आपने ये लिए थे ये आपके बेकार थे. ऐसे केस में हो सकता है फिर शायद आपको क्लासिफिकेशन चेंज ही करना पड़े. Can change in plan to sale the asset will change means it will come again. बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज, मैं अगेन वही वाली बात समझा रहा हूं. ये हम लुक्का छुपी का गेम नहीं खेल रहे हैं. इट इज नॉट अ हाइड एंड सीक गेम कि टुडे इज फ्राइडे, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको 105 लगाऊं. देन आफ्टर सम टाइम टुडे इज मंडे, नाउ इट इज लाइक मैं इसको चेंज कर देता हूं. फिर अगेन ट्यूसडे मैं इसको फिर से 105 कर लेता हूं. इट इज नॉट लाइक दैट बेटा. ऐसा इतना जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं होता है. सर हाईली प्रोबेबल में सारी कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. यस देवांश, बिल्कुल. सर प्लीज एक्सप्लेन डीटी रिटेल पॉइंट अगेन, व्हाई इट इज अ टेम्पररी डिफरेंस. टेम्पररी डिफरेंस इसलिए क्योंकि जब आप अपनी एसेट को बेचोगे तो आपके बुक्स में कैपिटल गेन जनरेट होगा ना बेटा. जब आप बेचोगे तो कैपिटल गेन जनरेट होगा, तो अल्टीमेटली इट विल बी टैक्सेबल. भले आपको आज अपनी एसेट को गिराना पड़ रहा है या कम करना पड़ रहा है, व्हाटएवर, अभी आप उसका लॉस का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो, पर आगे चल के जब आप बेचोगे तो आपका कैपिटल गेन भी तो रिड्यूस होगा ना, क्योंकि आप बोल रहे हो खुद ही कि मैं तो रिड्यूस कर रहा हूं. तो आगे चल के कैपिटल गेन भी तो रिड्यूस होगा. कैपिटल गेन जब ओरिजिनली रिड्यूस होगा तो आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा अल्टीमेटली. ठीक है, तो इट विल बी ए डीटीए एक्चुअली. तो यहां पर डीटीए आएगा. फिर से बोल देता हूं डीटीए क्यों आएगा. आपने अपनी एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, आपका टैक्स बेस रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपको अपनी टैक्स बेस तक पहुंचाना पड़ेगा. तो यू हैव टू क्रिएट डीटीए. नाउ व्हाई डीटीए? बिकॉज आपने अपनी एसेट को रिड्यूस कर दिया. मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जब सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा, तो जब एक्चुअली आपकी एसेट सेल होगी तो आपको कैपिटल गेन कम होगा. कैपिटल गेन कम होगा तो आपका टैक्स का बेनिफिट होगा. देवांश, हाँ हाईली प्रोबेबल में सारी कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है. मैंने बोल दिया था. सर गवर्नमेंट परमिशन
लेना होगा बिफोर सेल, देन हाउ टू अकाउंट फॉर। गवर्नमेंट परमिशन लेना होगा मतलब सपोज अगर किसी एक असेट में ऐसा कुछ है कंडीशन की वो लीज होल्ड प्रॉपर्टी है और उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी है, तो जब तक आप गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिल जाती तब तक आप उसको हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में नहीं डाल सकते। कमिटमेंट कर लिया एंड देन असेट पर कुछ सब्सिक्वेंट एक्सपेंस किए तो उसको एसेट की बुक वैल्यू में दिखाएंगे या पीएनएल? बेटा पीएनएल में, दिव्या स्वामी, दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। सो प्लीज डिस्पोजल ग्रुप अच्छे से बता देना, मेरा अच्छे से समझा हुआ नहीं है। मैं देखता हूं, मैं ट्राई करूंगा बेटा जितना समझा पाऊंगा। सर कैपिटल गेन रिड्यूस कैसे होगा? अरे नलायक, तू एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि यू आर गोइंग टू सेल द असेट एंड यू आर मेजरिंग द असेट एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और कैरिंग अमाउंट लोअर। अगर तूने उसको लोअर पे वैल्यू किया है तो मतलब उसकी फेयर वैल्यू कम है, उसकी फेयर वैल्यू कम है तो मतलब आगे चल के वो सेल प्रोसीड्स कम मिलेगा, सेल प्रोसीड कम मिलेगा तो कैपिटल गेन कम होगा, कैपिटल गेन कम होगा तो टैक्स बचेगा ना थोड़ा सा कंपैरेटिवली। Sir, you said even if the asset is not sold, but if the management is committed, then it will be still be classified as held for sale. Yes. Then what should be the time limit to consider? It is not, it is not written everywhere. शुभम महेश्वरी की कोई टाइम लिमिट नहीं होती. It totally depends on management discretion कि मैनेजमेंट अब कितने टाइम तक अपने आप को फिर से कमिटेड कर रहा है कि यार मैं आने वाले 2 महीने 3 महीने में कर दूंगा. राइट ये एक वन टाइम एक्सरसाइज हो सकती है कि चलो किसी वजह से 12 महीने में हम सेल नहीं कर पाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि अगले 12 महीने भी हमारे आराम से निकल जाए. राइट अगर ऐसा हो रहा है बार बार तो मैनेजमेंट को ये भी रीथिंक करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा, रीअसेस करना पड़ेगा कि यार ऐसा तो नहीं कि असेट को हमें वापस से उसको हटा देना चाहिए कैटेगरी से. रीमेजर द असेट सर प्लीज एक्सप्लेन. रीमेजर मतलब जब तुमने ये डिसाइड कर लिया कि असेट बेसिकली हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में नहीं होनी चाहिए थी, मुझे इसको वापस से ओरिजिनल कैटेगरी में डालना चाहिए, तो ठीक है वापस से निकाल लो, कोई बात नहीं. पर इसकी मेजरमेंट कैसे करोगे? आज उस असेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए अगर ये असेट आज तक हेल्ड फॉर सेल कैटेगरी में नहीं जाती तो आज इसकी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट एट दैट डे जब तुमने क्लासिफिकेशन किया था हेल्ड फॉर सेल का, माइनस अभी तक का डेप्रिसिएशन जो होना चाहिए था जो कि तुमने नहीं लगाया, वो करने के बाद आज कैरिंग अमाउंट कितनी होनी चाहिए उस पर तुम दिखा दोगे. बट इट शुड नॉट एक्सीड रिकवरेबल अमाउंट. ये रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है. के अलावा और क्या है भाई? और क्या है भाई? ऊपर के मुझे लगता है मैंने कोई मिस तो नहीं कर दिया. नहीं, आई हैवंट मिस्ड एनीवन. सर इम्पेयरमेंट और क्या हो गया? व्हाट इज वी गेट एग्जम्पशन. हाँ अगर आपको एग्जम्पशन है पहले से ही तो फिर आप डीटी डिटेल नहीं बनाओगे ऑब्वियसली. इमीडिएट सेल मतलब अगर आज ही मैं इस एसेट को बेचना चाहूं तो क्या बेचने की कंडीशन में है? यस. अगर आज ही मैं ये मोबाइल बेचना चाहूं तो क्या ये बेचने की कंडीशन में? मैंने बोला हाँ यार बेचने की कंडीशन है, ये मोबाइल खराब नहीं है, मैं आज ही बेचना चाहूं तो बेच सकता हूं, पर मैं इतनी जल्दी बेचूंगा नहीं, मैं वेट करूंगा कि मुझे इसका प्राइस अच्छा मिले. ऐसा. चलिए बेटा इंडेस 36 के डाउट्स अभी फिलहाल मत पूछिए. इंडेस 30 जैनल पटेल, इंडेस 36 के डाउट्स आप मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे. टेलीग्राम पे नहीं मतलब व्हाट्सएप पे. आप टेलीग्राम पे ग्रुप पे पूछो चलेगा, पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे. जैनल पटेल मैं देख रहा हूँ बार बार आप इंडेस 36 का डाउट पूछ रहे हो तो आप वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. ठीक है. नाउ द लास्ट वन इज डिस्पोजल ग्रुप. सर ये क्या है डिस्पोजल ग्रुप? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया. एक होता है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. दैट डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कैन बी अ सब्सिडरी, कैन बी अ ब्रांच, कैन बी अ सेपरेट यूनिट. मान लीजिए मेरे 3 अलग अलग मॉल्स चल रहे हैं अलग अलग सिटीज में. एक मॉल है मेरा मुंबई में, एक पुणे में, एक नासिक में. बट मेरा नासिक का मॉल नहीं चल रहा है,
मैंने उस नासिक के पूरे मॉल को ही बेचने का मन बना लिया, मैंने डिसकंटिन्यू कर लिया, मैंने कहा यार किसी और को बेच देंगे, मॉल मुझसे नहीं हो पा रहा है, दैट मॉल इज पर्टिकुलरली ट्रीटेड एज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पोजल ग्रुप? डिस्पोजल ग्रुप भी कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से ही ये वर्ड बना है कि जब आप उस मॉल को बेचोगे तो उस मॉल से रिलेटेड कितनी आपकी असेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं, उन सबको मिला के अपन बोलेंगे डिस्पोजल ग्रुप. उन सबको मिला के अपन बोलेंगे दिस इज कॉल्ड डिस्पोजल ग्रुप. डिस्पोजल ग्रुप, इट इज अ ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ टुगेदर एज अ ग्रुप इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन. आपने डीटी में पढ़ा है ना, स्लम सेल. स्लम सेल, जब आप इंटायर पूरे ग्रुप ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज को एक सिंगल ट्रांजैक्शन में बेचने का मन बना लो कि यार मैं तो ना अपनी पूरी ब्रांच को बेचना चाहता हूं, कोई और ऑपरेट कर ले, मैं नहीं ऑपरेट कर पा रहा हूं, मैं अपने किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ बिजनेस को बेचना चाह रहा हूं, कोई और ऑपरेट कर ले, मैं किसी मॉल को बेचना चाह रहा हूं, अब उस मॉल से रिलेटेड जितनी भी एसेट लाइबिलिटीज है इकट्ठा में जब उसको बेचूंगा तो इट इज कॉल्ड डिस्पोजल ग्रुप. सर ये क्या डिस्पोजल ग्रुप क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया. एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना ऑपरेशन डिसकंटिन्यू करना चाहता हूं, मतलब मैं उसको बेचना चाहता हूं, तो इट बिकम्स द डिस्पोजल ग्रुप. वंस इट बिकम्स द डिस्पोजल ग्रुप, उस ग्रुप में जितनी भी असेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी असेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, आप उसको मेजर करोगे एट लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. वही सेम फंडा, द इंटायर डिस्पोजल ग्रुप और यू कैन से द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, उस ग्रुप के अंदर जितनी भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं, उन सभी असेट्स एंड लाइबिलिटीज को, मतलब पूरे ग्रुप को. फॉर एग्जांपल जो कैरिंग असेट है, कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप, कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप, ठीक है ना, कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप. डिस्पोजल ग्रुप का टोटल कैरिंग अमाउंट, मतलब सीधी बात है नेट असेट्स, नेट असेट्स वैल्यू, नेट असेट्स वैल्यू, पूरा नेट असेट वैल्यू का कैरिंग अमाउंट और पूरा नेट असेट वैल्यू का फेयर वैल्यू, विच एवर इज लेस, आप उस पर दिखाओगे, ठीक है. और इट इज एज गुड एज ट्रीटेड एज इंपेयरमेंट लॉस, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा, अगर फेयर वैल्यू कम है तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा उसको आप इंपेयरमेंट लॉस की तरह ट्रीट करोगे. अब आप बोलोगे सर इंपेयरमेंट लॉस की तरह ट्रीट करेंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिस्पोजल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज CGU. यस, यू हैव टू कंसीडर दिस डिस्पोजल ग्रुप एज CGU. बस डिफरेंस ये है कि इंड AS 36 बोलता था कि CGU को इंपेयर करने के लिए कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट चाहिए. रिकवरेबल अमाउंट के लिए मुझे वैल्यू इन यूज चाहिए या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल चाहिए. बट यहां पर अगर आप डायरेक्टली डिस्पोजल ग्रुप डिसाइड कर लेते हो तो आप यहां पर कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कंपेयर करोगे, विच एवर इज लोअर करोगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप इंपेयरमेंट लॉस मानोगे. और आपको पता है कि जब आपका इंपेयरमेंट लॉस आता है तो इंपेयरमेंट लॉस को CGU के अंदर जितनी भी असेट्स होती हैं उसमें अपने को बाइफरकेट करना होता है, और अगर उसके अंदर अगर कोई गुडविल है तो पहले गुडविल से लेस करना पड़ता है. तो यहां पर भी वही होगा, इंपेयरमेंट लॉस मानेंगे. First, the impairment loss will be set off against the goodwill. Then, the remaining loss shall be transferred to all the assets on pro rata basis. ठीक है. अब इसमें मुझे कुछ आपको बात समझाना इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए मेरा एक डिस्पोजल ग्रुप है, डिस्पोजल ग्रुप है. उस डिस्पोजल ग्रुप में मान लीजिए मेरी एक PPE है, एक लैंड है, एक गुडविल है, एक फर्नीचर है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, एक इंटेंजिबल असेट है, इसके अलावा डेटर्स हैं, कैश है, स्टॉक है और लाइबिलिटीज हैं. तो ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना. जब मैं ये इंपेयरमेंट लॉस को बाइफरकेट करूंगा तो सबसे पहले तो मैं किस में राइट ऑफ कर दूंगा इंपेयरमेंट लॉस को? गुडविल से. रिमेनिंग डिफरेंस को मैं किस किस में डालूंगा? रिमेनिंग डिफरेंस को मैं डालूंगा PPE में, लैंड में, फर्नीचर में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, इंटेंजिबल में. बट मैं डेटर्स कैश स्टॉक में नहीं डालूंगा, क्योंकि डेटर्स कैश स्टॉक आते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या फिर इन्वेंट्री, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इन्वेंट्री के ऊपर हमने इंड AS 36 में भी पढ़ा था कि इंपेयरमेंट लॉस नहीं लगता, उनके ऊपर उनके खुद के स्टैंडर्ड लगते हैं. तो कहने का मतलब यहां पर लिखा हुआ है
वाइल अलोकेटिंग द इम्पेयरमेंट लॉस, जो ये आपका ऊपर वाला इम्पेयरमेंट लॉस है ना, ये डिस्पोजल ग्रुप वाला, इसको जब तुम अलोकेट करोगे एक एक एसेट पर, तो तुम सबसे पहले गुडविल में अलोकेट करोगे, और गुडविल में अलोकेट करने के बाद रिमेनिंग में करोगे। तो उसके केस में इम्पेयरमेंट लॉस ऑन अदर असेट्स, इग्नोर द फॉलोइंग असेट, पहला इन्वेंट्री, दूसरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, सिंस द अबव असेट शुड बी मेजर्ड एज पर देयर स्पेसिफिक स्टैंडर्ड। तुम इनके ऊपर फिर क्या करोगे, अगर इनको तुम इग्नोर करोगे तो क्या करोगे, इनको तुम इंड एस 109 और इंड एस 2 के अकॉर्डिंग रीमेजर करोगे। यस, पूरा स्टेप समझो। ऑन 30th सितंबर वी डिसाइडेड कि हम एक ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे ही तुमने डिसाइड किया कि तुम अपने ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो तुम क्या इसको बेचना चाहते हो? यस, तो ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो जाएगा डिस्पोजल ग्रुप। अब तुम आइडेंटिफाई करोगे कि तुम्हारे डिस्पोजल ग्रुप में क्या क्या है। तो तुमने आइडेंटिफाई किया कि तुम्हारे डिस्पोजल ग्रुप में कितनी सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। ऑन द सेम डे उन सबकी कैरिंग अमाउंट तुमने सबको ऐड कर दिया, लेस लायबिलिटी कर लिया, तो तुम्हारा कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटायर नेट असेट्स आ गया। तुम कंपेयर करोगे कि इन सबका फेयर वैल्यू क्या है, टोटल फेयर वैल्यू इस पूरे ग्रुप का क्या है। कंपेयर किया, डिफरेंस आया लॉस। उस लॉस में से सबसे पहले तुमने गुडविल को राइट ऑफ किया। रिमेनिंग लॉस को तुम पीपीई, लैंड, फर्नीचर, आईपी और इंटेंजिबल असेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सर व्हाट अबाउट डेटर्स, कैश एंड दीज स्टॉक? बेटा तुम स्टॉक को कॉस्ट और एनआरवी आज कंपेयर कर लो। डेटर्स को तुम अगर लगता है तो इंडेस 109 लगा दो, उसके 109 के अकॉर्डिंग तुम उसको मेजर करो, ठीक है ना, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है, तो उसको भी तुम 109 के अकॉर्डिंग मेजर करो। उसको तुम चेंज करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको तुम इस इंडेस में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? अब क्या होगा, अब आ जाएगा रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ पीपीई एज पर इंडेस 105, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ लैंड, रिवाइज्ड गुडविल तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर एज पर इंडेस 105, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज पर 105, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट एज पर 105। बट revised value of debtor will be as per 109, revised value of stock will be as per 10 it will be as per Ind AS 2, तो the revised value will be here। आई बात समझ में? ठीक है, आगे subsequently when fair value increases it is gain and recognized to the P&L without increasing goodwill at just other assets only। आगे चल के मान लीजिए आपने अभी क्या किया, आपने किया कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा थी, फेयर वैल्यू कम थी, आपने डिफरेंस को राइट ऑफ कर दिया इन सभी असेट्स में एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन्वेंट्री। आगे चल के फेयर वैल्यू बढ़ गई बट वो ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से नीचे ही है, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से नीचे ही है। फेयर वैल्यू बढ़ गई बट ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से नीचे है, क्या करोगे? गेन, यू हैव टू बुक द गेन, बट नाउ सच गेन विल बी ट्रीटेड एज गुड एज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। It is as good as reversal of impairment loss। हमेशा मैं ये स्टैंडर्ड इंपेयरमेंट के बाद ही पढ़ाता हूं, पता है क्यों? क्योंकि इंपेयरमेंट का स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद ये स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है, क्योंकि आधी चीजें इंपेयरमेंट की तरह हैं। तो वाई वी आर ट्रीटिंग एज गुड एज रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस? क्योंकि रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस में भी यही था कि जब रिवर्सल करेंगे तो जितना भी रिवर्सल करेंगे वो गुडविल में रिवर्सल नहीं कर सकते, अदर असेट्स में कर सकते हैं। तो यहां पर भी वही है कि गुडविल छोड़ के अदर असेट्स में करोगे, और वो भी अदर असेट्स में डेटर्स और स्टॉक को नहीं करोगे। ठीक है, दैट्स इट, यही है पूरा का पूरा। दिस इज कॉल्ड योर डिस्पोजल ग्रुप। लास्ट में क्या बोल रहा है? डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ये कह रहा है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन अगर आपका कोई है, जब तक आप उसको बेच नहीं देते हो, अब आप बैलेंस शीट में दिखाओगे तो सही ना उसके रिलेटेड असेट्स और लायबिलिटीज को, तो आप उसको प्रेजेंट सेपरेटली फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद सेपरेट पोस्ट टैक्स प्रॉफिट एंड ईपीएस। मतलब ये, जब तक तुम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को सेल आउट नहीं कर देते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते, तुम उसको P&L में उसका प्रॉफिट अलग दिखाओगे, प्रॉफिट पोस्ट टैक्स प्रॉफिट, और उसका ईपीएस अलग से दिखाओगे। यकीन ना हो तो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट जाके देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूं शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में ऐसा ही कुछ है। शेड्यूल 3 के P&L के फॉर्मेट में ऐसा ही कुछ है। वेट अ मिनट, आज मेरा सिस्टम बड़ा हैंग कर रहा है।
चलिए मैं थोड़ी देर बाद दिखाता हूं आपको, क्योंकि अभी मुझे खुल नहीं रहा है। सो कहने का मतलब जब तक आपका ऑपरेशन सेल आउट नहीं हो जाता, डिसकंटिन्यू हो चुका है, आप उस डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के लिए टैक्स अलग से प्रॉफिट अलग से दिखाओगे, ईपीएस उसका अलग से दिखाओगे, ठीक है। सो दिस वाज आपका डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, उसका प्रेजेंटेशन, ठीक है। मैं एक बार और ट्राई करता हूं, चलो नहीं हो रहा। सो गाइस कहने का मतलब डिस्पोजल ग्रुप बहुत आसान है। डिस्पोजल ग्रुप एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाह रहे हो और आप बेचना चाह रहे हो, तो वो बन जाएगा डिस्पोजल ग्रुप। डिस्पोजल ग्रुप को आप मेजर करोगे कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। डिफरेंस आएगा उसको इम्पेयरमेंट लॉस मानने का, उसमें से सबसे पहले उस डिस्पोजल ग्रुप के अंदर जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करने का, रिमेनिंग इम्पेयरमेंट लॉस को अदर एसेट्स में अलोकेट कर देने का, एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इन्वेंट्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर टू बी मेजर्ड एज पर देयर ओन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, हो गया, डन। आगे चल के मान लीजिए फेयर वैल्यू वापस से थोड़ा सा बढ़ गया, बट कैरिंग अमाउंट से, ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट से नीचे ही है, कोई बात नहीं। अब आप उसको क्या करोगे, गेन बुक करोगे, गेन को मानोगे रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, उस गेन को आप वापस से एलोकेट करोगे अदर असेट्स में, एक्सक्लूडिंग गुडविल, एक्सक्लूडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक्सक्लूडिंग स्टॉक। दैट्स इट, सिंपल। सो गाइस दिस इज योर इंड AS 105। बहुत ही आसान है, इंड AS 105 बहुत आसान है, ठीक है ना। आप अगर मुझसे पूछो कि सर एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डिस्पोजल ग्रुप के ऊपर अभी लास्ट टाइम क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना, 8 से 10 मार्क्स का आपके स्टडी मैट का डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आ चुका है। तो आ सकता है इस स्टैंडर्ड में 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो प्रैक्टिकल या तो केस स्टडी। प्रैक्टिकल बना तो डिस्पोजल ग्रुप पे भी आएगा जनरली, क्योंकि बाकी में दम नहीं है, बाकी में दम नहीं है, आईपीसीसी इंटर लेवल की चीजें पूछेगा नहीं वो, या तो वो देगा केस स्टडी। अगर वो आपको केस स्टडी देगा तो डेफिनेटली वो केस स्टडी आपकी रिलेट करेगी हेल्ड फॉर सेल क्लासिफिकेशन से रिस्पेक्ट में, कि मैनेजमेंट को वो हेल्ड फॉर सेल कब मानना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको ये कंडीशंस दिखानी पड़ेंगी, ठीक है ना। और उसके बाद उसका मेजरमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। हो सकता है केस स्टडी में बता दे कि मेजरमेंट उसने अलग तरीके से किया, गलत किया, क्या किया, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो केस स्टडी के लिए ये हेल्ड फॉर सेल वाला इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल के लिए डिस्पोजल ग्रुप इंपॉर्टेंट है। एक और प्रैक्टिकल आ सकता है जहां पर वो फुल फ्लैज क्वेश्चन बोलेगा, पहले बोलेगा कि मेरी एक नॉर्मल असेट थी, फिर मैंने उसको हेल्ड फॉर सेल किया, बताइए उसमें क्या क्या जाएगा, फिर 4 साल बाद मैंने उसको प्लान टू चेंज कर दिया, चेंज इन प्लान टू सेल कर दिया, अब बताइए क्या होगा। तो वो फुल फ्लैज क्वेश्चन प्रैक्टिकल वहां पे भी आ सकता है। सो ओवरऑल ये स्टैंडर्ड बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है, इसको छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने का। सो गाइस अगर आपको और कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, उसके बाद अपन सेशन को यहीं पर ओवर कर लेंगे। इंड AS 36 के डाउट्स आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछेंगे। Sir, for example, I classified an asset under Ind AS 105 like this. COVID-19 situation will come. It will not complete within 1 year. Then we will continue the asset. Continue to show it as NCA. Yes, Bhargav Venkatesh. Yes, you can continue to show it as non-current asset held for sale. Renu, why only reversal at carrying amount and why not at fair value with impairment conditions prevailing over the asset? I couldn't understood your doubt. If their original nominal repairing required, then we can classify asset. Yes, we can. Nominal repairs are considered. If buyer agrees to give some time for repairs to asset which is being sold, then whether it can be considered. If you have already agreed with the buyer, then no, not an issue. You can continue. डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के ऑल असेट्स लाइबिलिटीज के डिस्पोजल ग्रुप माना जाएगा, या कुछ पार्ट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान सकते हैं और कुछ को डिस्पोजल ग्रुप? नहीं बेटा, पूरा का पूरा डिस्पोजल ग्रुप माना जाएगा। रवि, how to allocate amount to liability included in the disposal? No need to allocate amount to the liabilities. No need to allocate amount to the liabilities. Liabilities are shown at the same values, or liabilities are to be measured as per their specific standard. Like अगर आपकी कोई employee benefit type की कोई liability है तो आप उसकी measure करते रहोगे Ind AS 15 के according. निहारिका, सर अगर एंटिटी के 2-3 स्टोर्स ऑफ क्लॉथिंग हैं सेम सिटी में, एंड एंटिटी डिसाइड्स टू शट डाउन 1 स्टोर एंड सेल इट ऑफ, देन
whether that one store will be shown as discontinued. Yes, it is to be shown as discontinued. Easy standard और easy बन गया. Yes, how to allocate तो हो गया. Sir, what to do if asset is not classified under 105 and sold? मान लीजिए 105 में क्लासीफाई करने से पहले ही बेच दिया, कोई बात नहीं, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को P&L बुक करोगे, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है. सर सेकंड टाइम लोअर ऑफ चेक में कैरिंग अमाउंट ओरिजिनल ही लेंगे. यस, कैरिंग अमाउंट ओरिजिनल लेंगे. डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करके दे देते सर चार्ट में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन की डेफिनेशन को. ठीक है, मैं ट्राई करूंगा अगली बार जब रिवाइज करूं उस चार्ट को तो मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा. और सर एक सेपरेट वीडियो फॉर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ FR भी बनाना. ठीक है सर. देयर इज एनी स्पेशल ट्रीटमेंट इफ फेयर वैल्यू एक्सीड्स ओरिजिनल कॉस्ट ऑल्सो? नो स्पेशल ट्रीटमेंट, नो स्पेशल ट्रीटमेंट. आप उसको अपनी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट तक लेके जाओगे बस. ऑल कंडीशन फुलफिल करनी है. ये क्या बोला? थैंक यू सर, गॉट द सेशन, ग्रेट. अगर बायर परचेज करने के लिए कुछ कंडीशन रख दे तो उसको असेट हेल्ड पर डालेंगे या नहीं? बेटा ये तो डिपेंड करता है. फिर अगर कुछ कंडीशन रख दे तो आपको क्या लगता है, आप उसकी कंडीशन मानने को रेडी हो कि नहीं? अगर रेडी हो, आपको लगता है हाँ ठीक है छोटी मोटी कंडीशन हम तो बेच देंगे, आप हेल्ड फॉर सेल रख दो, कोई दिक्कत नहीं. हिमांशी लालवानी, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच. मेहनत आपकी रंग लाएगी एक दिन, बस कोशिश में कमी कभी न करना तुम, भूल के लोगों की बातों को, बस आगे बढ़े चलना तुम. थैंक यू सो मच. एंड मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसे ही बना रहा हूं. वाई गुडविल ओनली फर्स्ट वी हैव टू राइट ऑफ? बेटा गुडविल को हम सबसे पहले राइट ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि उसका अमोर्टाइजेशन नहीं होता ना, इसीलिए. और गुडविल बैलेंस शीट में दिखाना इज नॉट अ गुड थिंग. सर एबीसी एनालिसिस ऑफ FR, आई विल ट्राई. मैं एबीसी एनालिसिस दे दूं. We calculate NAV of disposal group, that means we deduct financial liabilities as well. Then when allocating impairment loss, the way we ignore financial assets, do we have to ignore financial liabilities also? Yes, Shubham, we have to ignore the liabilities also because liabilities are also to be measured as per Ind AS 109. Sir, are financial instruments and stock revalued every time even when there is no change in fair value of CGU? Yes, actually, because Ind AS 109 has to be applied every time. एसेट को अबेंडन कर दिया तब क्या होगा? तब तो कोई दिक्कत ही नहीं. आप अगर अबेंडन कर लिया तो डायरेक्टली लॉस बुक कर लो, राइट ऑफ कर लो, उसको पूरा राइट ऑफ कर लो, दैट्स इट. सर कोई एम्प्लॉयर टैक्स बचाने के लिए फ्रॉड करे तो जो ऑप्शन है चेंज इन प्लान ऑफ असेट, में आपका समझ नहीं पाया क्या फ्रॉड किस तरीके से. डिस्पोजल ग्रुप की असेट का फेयर वैल्यू अगर CA कैरिंग अमाउंट से भी ज्यादा हो जाता है सब्सिक्वेंटली तो व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट अबव CA? नोट सच ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड. अभी ऊपर ने मधु ने भी पूछा था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप अप टू कैरिंग अमाउंट तक लेके आओगे. रोशनी, रवि केडिया, आप क्या बोल रहे हो मुझे समझ नहीं आया. It seems there is thin line of difference between disposal group and discontinued operation and CGU. Can you elaborate please? ये मैं एक सेपरेट सेशन में अलग से बताऊंगा कि बेसिकली डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, डिस्पोजल ग्रुप और CGU में क्या डिफरेंस है. मैं आपको अलग से कभी सेपरेटली करके बताऊंगा. हाउ टू स्कोर 80+ इन FR, मैं आपकी स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा अलग से. बेटा क्या आप एक बार बता सकते हो एग्जैक्टली कैसे इग्नोर करेंगे फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को? बेटा इग्नोर मतलब ऐसा है कि यहां पर जो आपकी लाइबिलिटीज आ रही थी, ये जो ऊपर आपका लॉस आ रहा था ना, इंपेयरमेंट लॉस, ये वाला, ये इंपेयरमेंट लॉस को मैंने बोला जहां जहां मैंने टिक लगाया सिर्फ उसी में बांटेंगे. लाइबिलिटीज को इग्नोर करने का मतलब ये कि लाइबिलिटीज आप एज यूजुअल दिखाते चलोगे एज पर द अदर स्टैंडर्ड्स, और जब आप फाइनली डिस्पोजल ग्रुप दिखाओगे तो उसका ओवरऑल उसमें लाइबिलिटीज माइनस करके वैल्यू आप दिखा दोगे डिस्क्लोजर में कि मेरा डिस्पोजल ग्रुप आज इतने का है, कंसीडरिंग Ind AS 105, कंसीडरिंग Ind AS 109 ऑन सम असेट्स, कंसीडरिंग Ind AS 2 ऑन इन्वेंट्री. ओवर एंड अबव कैरिंग अमाउंट भी रिवॉल्यूशन सरप्लस? नो. वंस द असेट इज कैटेगराइज अंडर 105, एक बार तुमने 105 लगा दिया, अब तुम रिवॉल्यूशन सरप्लस नहीं लगा सकते, अब तुम रिवैल्यू नहीं कर सकते अपनी असेट को, रिवॉल्यूशन सरप्लस नहीं कर सकते. रेनू, DTA DTL का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ CGU. अनमोल सूरी, मैं ये Ind AS 36 में बता चुका हूं DTA DTL का ट्रीटमेंट. सर एक्सेप्शन तो 1 ईयर पीरियड का बताना रह गया, 1 साल से ज्यादा लग गया,
सेल करने में। तो मैंने बताया ना, अगर 1 साल से ज्यादा रह गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। इंड एस बोलता है कि यू कैन स्टिल कंटिन्यू टू शो द असेट एज हेल्ड फॉर सेल, अगर आपका इंटेंशन अभी भी क्लियर है एंड इन नियर फ्यूचर यू विल सेल इट। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन का एग्जाम्पल प्लीज, सब्सिडरी कंपनी, सपोज यू हैव डिसाइडेड टू सेल द सब्सिडरी कंपनी, इट इज अ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। सेगमेंट रिपोर्टिंग, हमने हमारा एक इंडिया से सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर, सेगमेंट रिपोर्टिंग का हमारा एक इंडिया से 108, आपके अलग अलग सेगमेंट चल रहे हैं बिजनेस के, आपने एक बिजनेस सेगमेंट को मान लिया, बोल दिया कि मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूं, दैट्स इट। जैसे मैं अपनी बात करें, कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, कोटक के अलग अलग सेगमेंट है, बैंकिंग सेगमेंट, इंश्योरेंस सेगमेंट, ठीक है ना, सिक्योरिटी सेगमेंट। कोटक ने बोला हम अपने सिक्योरिटी सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, अभी के लिए इतना ही। आगे के अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो या फिर आप ग्रुप में डाल सकते हो, ग्रुप में आपको मैं भी रिप्लाई कर सकता हूँ, बाकी लोग भी रिप्लाई कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आगे मिलते हैं कुछ टाइम बाद। आई एम टेकिंग 4 to 5 days ऑफ ब्रेक। इस बीच बल्कि आप अपने पूरे असेट बेस्ड स्टैंडर्ड को खत्म कर दीजिए। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, बार बार मुझे मैसेजेस मत करिए, ग्रुप पे फालतू मैसेजेस मत करिए कि सर पब्लिक कर दो। करना होता तो मैं वैसे भी कर देता, ठीक है ना। बाकी आपकी जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को समझते हुए मैं लगभग कोशिश करता हूं कि 12 घंटे के आसपास मैं वीडियो को पब्लिक रखे रहने दूं। अब उस 12 घंटे में अगर आप बेनिफिट आप नहीं उठा पा रहे हो तो बेटा आई रियली सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़।